हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि धन से लेकर धान्य तक सुखद तस्वीर। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही देश में धन से लेकर धान्य तक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। अप्रैल में अच्छी आर्थिक तस्वीर के बाद मई माह में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और खाद्य भंडारण में उछाल ने आर्थिकी की मजबूती के संकेत दे दिए हैं। इस बीच जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ गया है, इससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति के अगले कुछ महीनों तक जारी रहने पर चालू वित्त वर्ष 2023-24 के विकास दर अनुमान को विभिन्न एजेंसियां बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 31 माह के शीर्ष पर। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी अर्थव्यवस्था में बूम दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से लेकर जीएसटी कलेक्शन तो ईंधन की खपत से लेकर गाड़ियों की बिक्री तक इकोनॉमी की मजबूती को बयां कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि मई में देश का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि पीएमआई 58.7 के साथ 31 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि इस साल अप्रैल में भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 57.2 था, जो पिछले कई महीनों में सबसे बेहतर था। इस साल अप्रैल में तो सर्विस पीएमआई ने 62 के स्तर को छू लिया था, जो पिछले 13 सालों में सबसे अधिक था। मई में जीएसटी कलेक्शन 1,57,090 करोड़ रहा, जो पिछले साल मई के मुकाबले 12% अधिक है। पिछले 14 महीनों से जीएसटी का मासिक कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। जीएसटी प्रणाली के शुरू होने के बाद पांचवी बार जीएसटी कलेक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ से अधिक रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारत नेपाल रिश्तों को देंगे हिमालय की ऊंचाई, मोदी। भारत और नेपाल आपसी रिश्ते को हिमालय की ऊंचाई देने की कोशिश करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद व अन्य जो भी मुद्दे हैं उन्हें सही भावना के साथ सुलझाने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ गुरुवार को द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भावना को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। प्रचंड दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद पहले विदेशी दौरे पर भारत आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वार्ता के बाद जिस तरह से सहयोग की घोषणा की गई है वह इस बात की गवाही दे रही है कि नेपाल को आर्थिक मदद करने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। नेपाल को आकर्षित करने में भारत का मुकाबला चीन के साथ है। नेपाल के कई राजनीतिक दल भारत के बजाय चीन को वरीयता देने का काम करते आए हैं। मोदी और प्रचंड के सामने दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। भारत ने नेपाल में उर्वरक प्लांट लगाने की मांग को स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इसकी घोषणा की है। भारत ने न सिर्फ नेपाल से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया है, बल्कि वह नेपाल में बनी बिजली को बांग्लादेश को बेचने में भी उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मणिपुर हिंसा की होगी न्यायिक जांच, शांति समिति बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की है कि मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। आपराधिक साजिश के 6 प्रमुख मामलों की जांच सीबीआई भी करेगी। साथ ही राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति बनाई जाएगी। इसमें कुकी और मैती समुदायों के अलावा सामाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही राहत पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। 4 दिनों तक राज्य के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक सामाजिक संगठनों व प्रबुद्धजनों से चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में शाह ने कहा कि सभी मामलों की जांच बिना किसी पक्षपात भेदभाव के होगी। दोषियों को दंडित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की हिंसा ना हो। 10वीं के छात्रों को पढ़ने को नहीं मिलेगी पीरियोडिक टेबल। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी ने
10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब 10वीं के बच्चे पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र और ऊर्जा के स्रोत जैसे 3 पाठ नहीं पढ़ेंगे। परिषद ने इन तीनों पाठ को हटा दिया है। इसे हटाने के पीछे परिषद ने छात्रों पर बोझ कम करने का तर्क दिया है। एनसीईआरटी का यह बदलाव सिर्फ 10वीं की पाठ्य पुस्तकों और विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की किताबों में लगभग सभी प्रमुख विषयों में किया गया है। 6वीं कक्षा में तो कचरा प्रबंधन का अध्ययन ही हटा दिया गया है, जबकि स्वच्छता अभियान में बच्चों की भूमिका अहम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़, नक्सल प्रभावित गांवों के आदिवासियों को आजादी के 75 वर्ष बाद मिला पहचान पत्र। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बेलाडिला खदान की तराई में बसे गांव गमपुर के आदिवासियों को देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद पहचान पत्र मिला है। घोर नक्सल प्रभावित यह गांव बीजापुर जिले में है, लेकिन दुर्गम पहाड़ और भौगोलिक स्थिति के कारण दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल के ज़्यादा निकट है। बीजापुर की ओर से यहाँ पहुँच मार्ग नहीं है। इस कारण आदिवासी पहाड़ चढ़कर 40 किलोमीटर का सफर तय कर किरंदुल बाजार पहुंचते हैं। सरकार ने किरंदुल में कैंप लगाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाना प्रारंभ किया। गमपुर गांव में नक्सली सरकारी पहचान पत्र का विरोध करते रहे, इसलिए उनके भय से कई ग्रामीण कार्ड बनवाने के लिए नहीं आ रहे थे। अब फोर्स की मौजूदगी से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोग पहचान पत्र बनवाने के लिए आ रहे हैं और बुधवार को किरंदुल नगर पालिका कार्यालय पहुंच 120 ग्रामीणों ने मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अदालतों में 30 साल से अटके पड़े हैं 1 लाख से ज्यादा केस। बंगाल में मालदा के सिविल जज की अदालत में 2 दीवानी मुकदमे 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। 71 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। 1952 में दाखिल हुए ये मुकदमे शायद देश के सबसे पुराने मुकदमे हैं। इनमें से एक केस बंटवारे का है, दूसरा सामान्य दीवानी मुकदमा है। 1953 के भी 2 मुकाबले लंबित हैं, जिनमें एक बंगाल में और दूसरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। ये दोनों मुकदमे भी दीवानी के हैं। समय बीतने के साथ लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है। इस वक्त देश की जिला अदालतों में लंबित 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। अगर 20 से 30 साल के बीच के लंबित मुकदमों को देखा जाए तो संख्या 5.25 लाख से ज़्यादा है। महापात्रा बने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 3 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। जिनेवा में गुरुवार को हुए WMO चुनाव में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अब्दुल्ला अल मंडौस को 4 साल के कार्यकाल के लिए WMO का अध्यक्ष चुना गया है। कोटे डी आइवर के मौसम विज्ञान के निदेशक दाऊदा कोनाटे व आयरिस मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक मेट इरेन के बयान मोरन पहले और दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में पृथ्वी विज्ञान सचिव M रविचंद्रन को अंटार्कटिका संधि परामर्श तंत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत नेपाल के बीच कार्गो रेल सेवा शुरू, दोनों प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। भारत और नेपाल रेल कार्गो सेवा की गुरुवार को शुरुआत कर दी गई है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। उद्घाटन समारोह का आयोजन बिहार के अररिया जिले के बथनाहा स्टेशन पर किया गया। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत यह काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 9 वर्ष पूर्व 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने हिट फार्मूला दिया था। हिट का विस्तृत रूप हाईवेज, आई बेस एवं ट्रांस बेस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 9 वर्ष बाद यह कहते हुए खुशी हो रही है कि नेपाल के साथ भारत की पार्टनरशिप हिट रही। दोनों नेताओं ने जयनगर बंदीबास रूट का कुर्था से बैजलपुरा तक 18 किलोमीटर की यात्रा रेल सेवा का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। पीएम स्वनिधि के लिए कर्ज लेना और आसान।
रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब लोन लेने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने इस योजना के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे लोन के लिए आवेदन करने वाले पथ विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से इन विक्रेताओं को उद्यम पंजीकरण और उद्यम सहायता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं, सब्सिडी में कटौती से महंगे हुए इलेक्ट्रिक दोपहिया। केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स यानी कि फेम इंडिया स्कीम के तहत 1 जून से सब्सिडी में कटौती करने का फैसला किया है। इसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मूल्य पर पहले ही दिन दिखने लगा है। इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिकल ने अपने वाहनों के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। एक दशक में 7.8% की औसत वृद्धि दर संभव। जिस तरह से पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को धता बताते हुए 7.2% की छलांग लगाई है, उसी तरह चालू वित्त वर्ष में भी आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 6.7% तक रह सकती है। यह बात देश के सबसे बड़े उद्योग संगठन CII के नए प्रेसिडेंट आर दिनेश ने कही है। पदभार संभालने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगले 1 दशक के दौरान भारत की औसत सालाना आर्थिक विकास दर 7.8% रहेगी। इसके पिछले दशक में विकास दर 6.6% रही थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का किया आह्वान। पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत ने आतंकवाद के बढ़ते स्वरूप को रोकने के लिए उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़े होने, उसके धन स्रोतों पर प्रहार करने और घृणास्पद दुष्प्रचार को रोकने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह आह्वान दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में हो रहे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रालयों के सम्मेलन में किया है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रति गंभीरता दिखाने का भी सहयोगी देशों से अनुरोध किया है। यूक्रेन युद्ध में विश्व राजनीति के बढ़े तापमान के बीच जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से अलग से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों के अतिरिक्त वैश्विक विषयों पर भी बात की है। जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से भी द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की है। ये सभी नेता ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं। अमेरिका को राहत, सदन में ऋण सीमा बढ़ाने का बिल पास। अमेरिका में कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर पेश विधेयक कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बुधवार को पास हो गया। विपक्ष के प्रभुत्व वाले प्रतिनिधि सभा में ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर टकराव बना हुआ था, जिससे अमेरिका पर ऋण चूक का संकट बढ़ गया था और वह दिवालिया हो सकता था। अंततः राष्ट्रपति जो बाइडेन और स्पीकर मैकार्थी के बीच समझौते से बड़ा आर्थिक संकट टल गया। अमेरिका में भारतवंशी छात्र ने जीता यंग साइंटिस्ट अवार्ड। अमेरिका के मैसौरी में 17 वर्षीय भारतवंशी छात्र सात्विक कन्नन ने एमपॉक्स वायरस से संबंधित शोध के लिए $50,000 का प्रतिष्ठित रीजनेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। कोलंबिया में डेविड एच हिकमैन हाई स्कूल के छात्र सात्विक को एमपॉक्स बीमारी की संक्रामकता बढ़ने के कारणों को समझने के लिए बायोकम्युनिकेशनल तरीकों का उपयोग करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। यह बीमारी 2022 में फिर से उभरी थी। सात्विक ने एमपॉक्स वायरस के संक्रमण की तीव्रता को डिकोड करने के लिए बायोप्लेक्स नामक प्रोटीन मॉडलिंग तकनीक को अपनाया। चलिए, तो ये आज का 2 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।